हेलो। तो हम पढ़ रहे थे पीसीपी एनडीटी एक्ट, जिसमें हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 से, जो है रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 4 से, जो है रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो इसमें लिखा ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जिस दिन ये एक्ट आया उस टाइम से कमेंसमेंट होने के बाद ये इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्लॉज 1 है, सॉरी जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 एक जनरल रूल है और 2 और 3 इसके एक्सेप्शन है। सबसे पहले जनरल रूल है। जनरल रूल ये बताता है कि कोई भी जो प्लेस है, जिस जो भी रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है या जेनेटिक लेबोरेटरी है, जेनेटिक क्लिनिक है, उनको यूज नहीं किया जाएगा और कॉज टू बी यूज बाय एनी पर्सन। ना ही यूज किया जाएगा, ना ही किसी और पर्सन के थ्रू यूज करा जा सकता है। किस चीज के लिए? फॉर कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स नहीं की जा सकती। लेकिन है कि इसके एक्सेप्शंस लिखा हुआ है। एक्सेप्शंस लिखा है एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड इन क्लॉज सेकंड। तो क्लॉज सेकंड में इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, आफ्टर सेटिस्फाइंग एनी कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्लॉज सेकंड में जो एबनॉर्मलिटीज है उसके लिए किया जा सकता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो सब सेक्शन 2 देखते हैं। सब सेक्शन 2 बात करता है कि नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शैल बी कंडक्टेड। तो ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का कंडक्ट नहीं की जा सकती एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज। तो इन एबनॉर्मलिटीज को पता करने के लिए बस यूज किया जा सकता है। तो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं? ये एबनॉर्मलिटीज का अपने नाम याद रखिएगा, ये शायद एग्जाम में अलग से पूछ सकते हैं। सबसे पहला है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, कि अगर किसी भी पर्सन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीज हैं, हीमोग्लोबिन नेपिथिस, जो भी ये वर्ड आप पढ़ते हो उसको, मतलब मुझे ये रीडिंग करना नहीं आ रही है इस वक्त। उसके बाद है सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीजेस हैं, और फिर है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हैं, या एनी अदर एबनॉर्मलिटी डिसीज है जो कि स्पेसिफाई किया गया सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के द्वारा। तो ये इतने तरीके की हैं, आप याद रखिएगा। 6 तरीके की डिजीज है। सबसे पहले क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, उसके बाद जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीज हैं, फिर हीमोग्लोबिनोपैथिक या सेक्स लिंक जेनेटिक डिसीज हैं, कंजेनिटल डिसीज एबनॉर्मलिटीज हैं, एनी अदर एबनॉर्मलिटीज जो कि स्पेसिफाई किसके द्वारा की गई हो? बाय सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के द्वारा। फिर लिखा हुआ है नो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी यूज्ड। तो कोई भी तरीके की प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज नहीं की जाएगी। और फॉर कंडक्टिंग, तो किसी भी तरीके की प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है वो यूज किया जाएंगी और कंडक्ट की जाएंगी अनलेस अ पर्सन क्वालिफाइड टू डू so satisfied for the reason to be recorded in writing that the following condition are fulfilled। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे सबसेक्शन 3 है जो बताता है कि नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इनको मतलब नहीं यूज किया जाएगा जब तक कि जो भी पर्सन क्वालिफाइड करने के मतलब क्वालिफाइड है उस चीज को करने के लिए, वो सेटिस्फाई हो जाता है। वो भी रीजंस कैसा? रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में रीजंस को रिकॉर्ड करके कि फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल्ड हो गई हैं। तो कौन-कौन सी यहाँ पे कंडीशंस बताई हुई है? सबसे पहले एज है जो प्रेग्नेंट वुमन की, वो है अबव 35 इयर्स एज। 35 इयर्स की उसकी ऊपर की, 35 इयर्स से ऊपर की एज है। मतलब सॉरी 35 इयर्स से ज़्यादा की एज है। 35 से अबव है एज वुमन की, प्रेग्नेंट वुमन की। और जो प्रेग्नेंट वुमन है वो अंडरगॉन है 2 या 2 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एब्नॉर्मलिटीज़ और फेटल लॉस से। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उसका क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा बार स्पॉन्टेनियस एब्नॉर्मलिटीज़ हुई है, मतलब फेटल लॉस हुआ है। मतलब उनके जो कंसीव करते टाइम जो प्रॉब्लम आती है उनकी वजह से, जो उनका कंसेप्शन में कंसीव में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम से वो 2 या 2 से ज़्यादा बार उस चीज़ का विक्टिम रही हूँ। उसके बाद है थर्ड पॉइंट बात करता है प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू पोटेंशियली टेट्राटोजिक एजेंट्स सच एज़ ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन और केमिकल। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक्सपोज़ हुई है किसी भी पोटेंशियली टेराट्रोजेनिक एसिड्स मतलब एजेंट से।
जैसे कि किसी तरीके का ड्रग है, रेडिएशन है, इन्फेक्शन है, केमिकल है। सबसेक्शन 4 है प्रेग्नेंट वुमन जो है और उसका स्पाउस है, उनकी फैमिली का ऐसा कुछ हिस्ट्री है कि जो मेंटल रिटार्डेशन होता है बच्चे को और फिजिकल डिस और डिफॉर्मिटीज होती हैं, सच एज स्पेसिस्टिसिटी और अदर जेनेटिक डिसीज। तो इसके लिए चेक किया जा सकता है। तो मतलब क्या ऐसा रहता है कि कभी-कभी हम देखते हैं कि किसी-किसी के फैमिलीज़ में ऐसी हिस्ट्री होती है कि वो उनके यहाँ के जो बच्चे हैं वो मेंटल रिटार्डेड होते हैं या फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि कभी-कभी हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो मानसिक विकलांग पैदा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो पूरी लाइफ केयर लगती है। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती, उसकी माइंड पावर इतनी नहीं रहती कि वो अपने आप की खुद देखभाल कर पाए बड़ा होके भी। उसको माइनर से माइनर चीज़ें भी जो उसकी हैं, वो हमेशा किसी पे डिपेंड रहता है। तो अगर पेरेंट्स वगैरह चाहते हैं, उन वाली कंडीशन में अगर दोनों पेरेंट्स की सलाह ऐसी होती है, मतलब दोनों पेरेंट्स ऐसा एक साथ कंसेंट करते हैं तो इन वाली चीज़ों में वो अवॉइड कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो किसी प्रेग्नेंट वुमन जो है उसकी फैमिली अगर ऐसी हिस्ट्री है या उसके मतलब वुमेन दोनों जो है मतलब प्रेग्नेंट वुमन है या उसके स्पाउस मतलब जो है, उनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसा है तो वो यहाँ पे इस चीज़ के लिए चेक करने के लिए ये करवा सकते हैं। फिर उसके बाद 5 पॉइंट है एनी अदर कंडीशन और कोई अदर कंडीशन जो कि स्पेसिफाई की गई है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के द्वारा तो वो कंडीशन के ऊपर करवा सकते हैं। इसके बाद है प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि पर्सन कंडक्टिंग अल्ट्रासोनोग्राफी, जो भी पर्सन अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहा है प्रेग्नेंट वुमन की तो वो उसको कंप्लीट रिकॉर्ड शैल केप्ट कंप्लीट रिकॉर्ड करेगा देयर ऑफ इन द क्लिनिक इन सच मैनर, उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब किया होगा। और किसी भी तरीके की अगर डेफिशिएंसी है, इनएक्यूरेसी फाउंड हुई है उसमें, तो शैल अमाउंट टू द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। तो अगर किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी या इनएक्यूरेसी है अगर फाइंड की गई उसमें, तो उसको तो ये क्या माना जाएगा शैल अमाउंट टू द कॉन्ट्रवेंशन, तो कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 सेक्शन 6 का अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ, जब तक वो पर्सन कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देता जिस पर्सन ने कंडक्ट की है अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर इसमें लिखा है नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव, तो कोई पर्सन उसके इंक्लूडिंग में उसके रिलेटिव हस्बैंड हैं प्रेग्नेंट वुमन के, वो सीक कर सकते हैं, मतलब ना ही वो कर सकते हैं, ना ही वो एनकरेज कर सकते हैं, ना ही कंडक्ट कर सकते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑन हर एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन क्लॉज सेकंड। तो क्लॉज सेकंड में जो पर्पसेस मैंने बताए थे आपको, मतलब जो पढ़ के अभी हमने देखे थे ना यहाँ पे ये 6 पर्पसेस, तो उन 6 पर्पसेस में कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जो पर्सन है मतलब उसके इंक्लूडिंग इसमें रिलेटिव भी है, हस्बैंड भी है प्रेग्नेंट वुमन के, वो ना ही उसको एनकरेज कर सकते हैं और ना ही सीक कर सकते हैं, वो मतलब करा सकते हैं ये सब चीज़ें, जो कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से रिलेटेड है एक्सेप्ट फॉर द पर्पसेस, तो क्लॉज सेकंड में जो पर्पसेस बनाए हैं उनके अलावा नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ अ वुमन शैल सीक और एनकरेज टू द कंडक्ट ऑफ एनी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक ऑन हर और हिम और बोथ। तो कोई भी जो पर्सन है, कोई भी रिलेटिव भी है हस्बैंड का या हस्बैंड है या वुमन का हस्बैंड है, वो ना ही किसी तरीके का एनकरेज करेंगे, ना ही करवाएँगे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा जो कि रिलेटेड है कंडक्ट ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक से रिलेटेड ऑन हर और हिम और बोथ। ना ही वो मैन अपने आप में कराएगा, ना ही फीमेल का कराएगा अपनी मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है मतलब जो उसकी वाइफ है, और ना ही दोनों एक साथ कराएँगे ये सब चीज़ें। उसके बाद है सेक्शन 5, तो रिटन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड प्रोहिबिशन ऑफ कम्युनिटिंग द सेक्स ऑफ फेटस। तो उसमें लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में कि नो पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज सेकंड, तो क्लॉज सेकंड में कोई पर्सन रेफर किया है सेक्शन 3 में, वो ना ही कंडक्ट कर सकता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को।
अनलेस के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनलेस मतलब जब तक उसने ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई नहीं की हों। सबसे पहले ही हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑल द नोन साइड इफेक्ट्स। तो जब तक उसने सारे ये एक्सप्लेन ना कर दिया हो नोन साइड इफेक्ट्स, नोन साइड्स एंड अदर इफेक्ट्स, मतलब जो साइड्स एंड अदर इफेक्ट्स हैं, जो कि प्रोसीजर है, मतलब उन प्रोसीजर को, मतलब ये करने में जो प्रोसीजर में जो साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं उनको बताया हो प्रेग्नेंट वुमन को, और ही हैज़ ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसने रिटन कंसेंट ले ली उस महिला की, और वो प्रोसीजर जो कि लैंग्वेज जो कि वो अंडरस्टैंड करती है, मतलब जैसे कोई भी महिला है अगर वो हिंदी भाषा समझती है, उसके सामने अगर किसी ने रिटर्न कंसेंट का फॉर्म इंग्लिश वगैरह में फिल करवा लिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड करती है, तो लिखा हुआ है ही हैज ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हर रिटन कंसेंट टू अंडरगो सच प्रोसीजर्स इन द लैंग्वेज व्हिच शी अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद लिखा हुआ सी पॉइंट में कॉपी ऑफ रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर क्लॉज बी इज गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमन। जो भी कॉपी है रिटर्न कंसेंट की जो कि ऑब्टेन की गई है क्लॉज बी में, वो किसको दी जाएगी? प्रेग्नेंट वुमन को। उसके बाद है नो पर्सन इंक्लूडिंग वुमेन कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर शैल कम्युनिकेट। कोई भी पर्सन है, उसमें वुमेन भी हो जाएगी, जिसमें जिसने भी जो भी पर्सन है यहाँ पे, जिसने यहाँ पे प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया है, वो किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता प्रेग्नेंट वुमन को, ना ही उनके रिलेटिव को, एनी अदर पर्सन को भी, कि क्या सेक्स है उस फेटस का। ना ही किसी वर्ड के द्वारा, ना ही किसी साइंस के द्वारा, मतलब ना ही किसी तरीके से साइन वगैरह करके, ना ही वर्ड्स के थ्रू, ना ही एक्सप्रेशन के थ्रू, और ना ही किसी अदर मैनर से। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड, तो ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं वहाँ पर, हाँ, तो सेक्शन 6 आप याद रखिए, मतलब यहाँ मैंने सेक्शन नंबर नहीं बताया, सेक्शन नंबर 6 है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड। तो ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जिस दिन से भी ये एक्ट आया उसकी कमेंसमेंट से किसी भी तरीके का नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, तो कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है या जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक है, वो किसी भी तरीके का कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्ट इन सेंटर, ना ही वो कंडक्ट करा सकते हैं, ना ही किसी से करवा सकते हैं अपने सेंटर में, लेबोरेटरी में और क्लिनिक में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इंक्लूडिंग में क्या क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फेटस। तो ये तो पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया, तो जो भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है या जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक है, ना ही वो खुद कर सकते हैं, ना ही किसी के थ्रू करा सकते हैं। और ना ही उसमें से इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन की, जिससे डिटर्मिनेशन हो सके सेक्स का, कि फेटस में क्या वो है। उसका बी पॉइंट है नो पर्सन शैल कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्ट एनी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो कोई पर्सन है ना ही कंडक्ट करेगा, ना ही कराने देगा किसी भी तरीके की एनी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, क्लब्ड सॉरी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ फेटस। तो ऊपर में क्या था, ऊपर में इन तीनों लोग जो लेबोरेटरी है, काउंसलिंग सेंटर है या क्लिनिक है, उनको मना कर देते हैं, यहाँ पे पर्सन को ही मना कर देंगे, पर्सन शैल नो पर्सन शैल कंडक्ट, ना ही वो कर सकता है, ना ही करा सकता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी को, कि उसका पर्पस क्या होगा, अगर अगर उसको डिटर्मिनेशन करना होगा सेक्स ऑफ फेटस का, तो नहीं करा पाएगा। सी पॉइंट है लास्ट की नो पर्सन शैल। अब देखिए सारे पर्सन को भी मना कर दिया, व्हाट एवर मीन्स, तो कोई भी पर्सन जो है व्हाट एवर मीन्स लिखा हुआ, मतलब किसी भी तरीके से, ना ही कॉज कर सकता है, ना ही अलाउ करा सकता है टू बी कॉज सिलेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। तो ना ही कंसेप्शन के पहले, ना ही कंसेप्शन के बाद वो किसी भी तरीके से ये सब चीजें करा सकता है, मतलब पूरी तरीके से प्रोहिबिशन कर दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 4 को भी मैं इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूँ, और जितना इसमें करवा पाऊंगा तो करा देता हूँ उस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो थोड़ा पार्ट में कर देता हूँ, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर 4 है सेंट्रल एंड सुपरवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड तो सेक्शन 7 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 7 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंस्टिट्यूट करेगी एक बोर्ड को जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड और वो एक्सरसाइज करेगा सारे पावर्स और परफॉर्म करेगा फंक्शन जो कि बोर्ड को दिए गए हैं इस एक्ट में। अब जो बोर्ड है उसमें क्या-क्या कंसिस्ट होगा, सबसे पहले जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, तो कोई भी जो मिनिस्टर इन चार्ज है, किसी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है फैमिली वेलफेयर का है, वो क्या होगा यहाँ का चेयरमैन हो जाएगा, एक्स ऑफिशियो हो जाएगा मतलब अपने आप। और बी है कि जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके पास इंचार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर का, वो क्या हो जाएगा, हू शैल बी द वाइस चेयरमैन, तो वो वाइस चेयरमैन हो जाएगा एक्स ऑफिशियो। और फिर उसके बाद होगा 3 मेंबर होंगे, 3 मेंबर जो कि अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन द चार्ज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 3 मेंबर इसमें से लिए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और वो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, और डिपार्टमेंट होंगे या तो लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, तो ये भी एक्स ऑफिशियो होंगे। और फिर डी है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी एक्स ऑफिशियो हो जाएगा। फिर ई है 10 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 10 मेंबर्स जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, टू ईच फ्रॉम द अमंग, हर एक चीज में से 2 लोगों को ले लिया जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं, इनमें से हर जगह से 2-2 लोगों को लिया जाएगा। जैसे एमिनेंट मेडिकल जेनेटिक्स है, मतलब जो ये भी जो भी हैं वो हो जाएंगे। फिर एमिनेट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन और एक्सपर्ट इन द स्त्री रोग और पुरुषी तंत्र के। और फिर कोई एमिनेंट पीडियाट्रिशियन है, एमिनेंट सोशल साइंटिस्ट है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव है वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। और जो 3 वुमेन होंगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी, whom two shall be elected by the house of the people and one shall be council of state। तो 3 वुमेन लेंगे हम पार्लियामेंट की, इसमें से 2 होंगी लोकसभा की मेंबर और 1 होगी राज्यसभा की मेंबर। फिर उसके बाद है 4 मेंबर होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो रोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। 2 इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड 2 इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 4 मेंबर अपॉइंट करेंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रोटेशन वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को। 2 जो होंगे वो इस तरीके के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे और 2 रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वो करेंगे, मतलब ये रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट नो अपॉइंटमेंट अंडर दिस क्लॉज, तो कोई भी अपॉइंटमेंट है इस क्लॉज की शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एज द केस में बी द यूनियन टेरिटरी। तो जो भी अपॉइंटमेंट है इस क्लॉज में, वो तब तक नहीं की जाएगी जब तक रिकमेंडेशन नहीं कर दी जाती स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और यूनियन टेरिटरी के द्वारा, तब तक यहाँ पे इस क्लॉज में अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। फिर एच पॉइंट है एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, तो कोई भी ऑफिसर है जिसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं है और इक्विवेलेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन द इन चार्ज ऑफ द फैमिली मेंबर हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी। तो कोई भी एक ऑफिसर होगा जिसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होगा और इक्विवेलेंट होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है इन चार्ज ऑफ द फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, और वो क्या होगा यहाँ का मेंबर सेक्रेटरी बन जाएगा एक्स ऑफिशियो। अब टर्म ऑफ द मेंबर्स, सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 टर्म्स बताता है मेंबर्स की क्या टर्म होगी। तो टर्म होगी मेंबर की, वो होगी एक्स ऑफिशियो मेंबर को छोड़ के। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा, तो नहीं है एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से, 1, 2
तो सबसे पहले जो चेयरमैन है, फिर वाइस चेयरमैन है। उसके बाद जो ये 3 मेंबर अपॉइंट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इंचार्ज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लीगल अफेयर्स ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वाले थे। और जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का। उसके बाद जो पर्सन अपॉइंट किए गए, नहीं सॉरी, हाँ, उसके बाद जो जॉइंट सेक्रेटरी था, उनको छोड़ के जो भी मेंबर है, उनका टाइम पीरियड क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या रहेगा, तो उनका रहेगा इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज सी, सॉरी, क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ। क्लॉज ई और क्लॉज एफ में देख लेते हैं। तो क्लॉज ई में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। तो क्लॉज ई में जो यहाँ पे 2 मेंबर इन सारी चीज़ों के लेना थे, मतलब ये 5 जो उन लोगों ने मेडिकल ऑफिसर्स बताए थे, मतलब डिपार्टमेंट्स बताए थे या कुछ भी जो आप बताएँ, इनके जो 2-2 मेंबर उनको लेना थे हर एक स्ट्रीम से। और जो 3 वुमेन लेना थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना रहेगा, तो 3 इयर्स का रहेगा। और इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज जी हो, जो क्लॉज जी जो था, जहाँ पे 4 मेंबर अपॉइंट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट या यूनियन टेरिटरी को, वो 1 साल के लिए अपॉइंट होंगे। उनका 1 साल के लिए टाइम पीरियड रहेगा। फिर सबसेक्शन 2 है, इफ कैजुअल वैकेंसी ऑकर्स, जब भी कोई कैजुअल वैकेंसी ऑकर्स होगी ऑफिस में, और कोई भी एनी अदर मेंबर है, वेदर बाय द रीजन ऑफ, कोई सी भी अदर मेंबर की अगर कैजुअल वैकेंसी होगी, मतलब यहाँ पे, तो जो भी किसी भी रीजन से, वेदर बाय द रीजन ऑफ हिज डेथ, या तो उसकी डेथ हो गई या उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, वो इसकी इनएबिलिटी हो गई कि वो डिस्चार्ज कर पाए अपने फंक्शंस। क्यों? तो लिखा हुआ है कि किसी तरीके की उसको इलनेस आ गई, अदर इनकैपेसिटी आ गई, जिससे वैकेंसी जो है वो फिल की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सॉरी, मतलब कोई वैकेंसी है तो वैकेंसी किसके थ्रू फिल की जाएगी इस वाली चीज़ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिल की जाएगी बाय मेकिंग अ फ्रेश अपॉइंटमेंट, कि वो फ्रेश अपॉइंटमेंट करेंगी। और जो मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे वो होल्ड करेंगे ऑफिस रिमाइंडर टर्म के लिए ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इन हुज प्लेस सो अपॉइंटेड। तो जो पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे फ्रेश अपॉइंटमेंट की जाएगी, जो भी पर्सन को यहाँ पे फ्रेशली अपॉइंट किया जाएगा, वो उस टाइम पीरियड के लिए काम करेंगे जिस टाइम पीरियड के लिए ये लोग इनकैपेबल हो गए थे। रिमाइंडर ऑफ द टर्म लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द पर्सन हुज प्लेस ही वाज अपॉइंटेड। फिर जो वाइस चेयरमैन होगा शैल परफॉर्म सच फंक्शन एज में बी असाइंड टू हिम बाय द चेयरमैन। तो जो वाइस चेयरमैन होगा उसको सारे फंक्शन वही फुलफिल करना पड़ेंगे जो कि असाइन जाएंगे उसको चेयरमैन के द्वारा टाइम टू टाइम। और जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा इन डिस्चार्ज देयर फंक्शन शैल बी एज बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस, की जो भी फंक्शन डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया। तो जो मेंबर यहाँ पे जो है वो वाले फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे जैसा कि उनको प्रिस्क्राइब करके भेजे गए हैं उनके पास। उसके बाद लिखा हुआ है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड की मीटिंग कैसी होगी? So the board shall meet at such time and place and shall observe such rules or procedure in regard of the transaction of business at its meeting, including the quorum of such meeting as may be provided by the regulation। तो जो भी यहाँ पे बोर्ड है वो उस टाइम और उस प्लेस पे यहाँ पे मीट करेगा, मतलब मिलेगा, जैसा कि उनको प्रिस्क्राइब किया होगा। और वो वाला प्रोसीजर मतलब वो वाला प्रोसीजर फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है शैल ऑब्जर्व एंड सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ इट्स मीटिंग, इंक्लूडिंग द quorum एट सच मीटिंग एज मे प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेशन। तो जो रेगुलेशन यहाँ पे बना दी जाएंगी वो बोर्ड यहाँ पे फॉलो करेगा। तो जो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, सेक्शन 9 हम पढ़ रहे हैं मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे जो भी बोर्ड है वो मीट करेगा उस टाइम और उस प्लेस पे, और वो वाला
वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगा, वो वाले रूल्स और प्रोसीजर जो कि ट्रांज़ैक्शन और बिज़नेस के लिए और मीटिंग के लिए बनाया गया है, उसमें क्या इंक्लूड होगा, फ़ोरम भी इंक्लूड होगा उन मीटिंग का, ऐसा कि जो कि रेगुलेशन के द्वारा प्रोवाइडेड किया गया है, तो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मीट वगैरह करेंगे, मतलब मिलेंगे। फिर प्रोवाइडेड दैट पे लिखा हुआ है कि जो बोर्ड है वो मीट करेगा एट 1 इन द 6 मंथ। तो जो बोर्ड है उसको 6 महीने में 1 बार तो मिलना ही पड़ेगा, हर 6 महीने में बोर्ड को कम से कम 1 बार तो मिलना होगा। ज़्यादा जितना भी मिलना चाहे तो मिलेगा, लेकिन कम से कम 1 बार तो मिलेगा हर 6 महीने में। फिर लिखा हुआ है द चेयरमैन एंड हिज इन हिज एब्सेंस द वाइस चेयरमैन शैल प्रिसाइड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो जो चेयरमैन है वो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, और अगर उसकी एब्सेंस में नहीं तो वाइस चेयरमैन जो होगा वो प्रिसाइड हो जाएगा एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड में। फिर सबसेक्शन 3 है इफ फॉर एनी रीज़न, अगर किसी रीज़न के कारण चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो अनेबल हैं अटेंड करने में मीटिंग ऑफ द बोर्ड को, तो जो भी मेंबर चूज़ किया जाएगा, मेंबर्स जो कि प्रेज़ेंट हैं मीटिंग में, वो प्रिसाइड करेंगे उन मीटिंग में। मतलब अगर ये दोनों ही नहीं है, चेयरमैन भी नहीं आया, वाइस चेयरमैन भी नहीं आया उस मीटिंग में, तो जो अदर पर्सन है उनको कौन चूज़ करेंगे, जो भी मेंबर वहाँ प्रेज़ेंट है उस मीटिंग में, वो उस किसी मेंबर को चूज़ करके प्रिसाइडिंग मेंबर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देंगे, प्रिसाइड करवा देंगे। उसके बाद है ऑल क्वेश्चंस व्हिच कम अप बिफोर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड के पास आते हैं मीटिंग के पहले, शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर से डिसाइड किया जाएगा जो कि प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं। एंड इन द इवेंट ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, जब भी अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाएगी तो जो चेयरमैन होगा और इन हिज एब्सेंस, अगर जो भी चेयरमैन है तो ठीक, और अगर एब्सेंस में जो भी पर्सन डिसाइड कर रहा है, शैल हैव एक्सरसाइज द सेकंड और कास्टिंग वोट। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, तो बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो मेजॉरिटी से डिसाइड किए जाएंगे कि जो भी वो पर्सन वहाँ पे मेंबर्स हैं जो भी वो वहाँ पे प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, और अगर वो सारे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो जो चेयरमैन होगा और अगर उनके एब्सेंस में जो भी पर्सन प्रिसाइडिंग होगा, मतलब जिसको प्रिसाइडिंग पर्सन बना दिया है क्योंकि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं है, तो उसके उनके पास क्या होगा, एक सेकंड कास्टिंग वोट होगा कि वो जिस तरीके से जो वोट देंगे वो फाइनल हो जाएगा बाद में। और उसके बाद जो मेंबर्स अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल रिसीव एंड शैल रिसीव सच अलाउंस इफ एनी फ्रॉम द बोर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो भी मेंबर होंगे अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा जो भी मेंबर होंगे उनको वो अलाउंस मिलेंगी, मतलब वो सैलरी या इस तरीके से आप जो भी समझ सकते हैं, सैलरी, रेम्युनरेशन या जो भी है काम करने का जो उनको मिलेगा। इफ एनी फ्रॉम द बोर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा उस हिसाब से मिलेगा उनको। तो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। सेक्शन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।